अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर के इलाके कोट लखपत में पेश आया तशवीशनाक वाक़या, जहां पर मुबैना तौर पे मां ने बेटी को जहर देकर कत्ल कर दिया। इस वाक़े के अंदर क्या सदाकत है, ये वाक़या क्यों कर और कैसे रोनमा हुआ। बच्ची के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। वालिद और दादी जो कि ऐनी शाहिद भी हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या इस वाक़या के पीछे मुहरिकात हैं, माहिर नफ्सियात इस हवाले से क्या राय रखते हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। आए रोज़ हमारे मुआशरे में इस किस्म के वाक़यात रूनमा होना शुरू हो गए हैं, जिनको सुनने के बाद दिमाग मऊफ हो जाता है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस तरह का वाक़या क्यों कर और कैसे पेश आ गया। हाल ही में कोट लखपत के इलाके में पेश आया एक इंतहाई अंधुनाक वाक़या, जिसके अंदर मुबैना तौर पे माँ ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। अमूमी तौर पे सुनने में यही आता है कि गैरत के नाम पे या घरेलू तनाज़ात से तंग आकर वालिद ने अपनी बीवी या बच्चों को कत्ल कर दिया, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक मुख्तलिफ केस है, जिसके अंदर सगी माँ पे इल्ज़ाम है कि उसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। माँ ने अपनी बेटी को क्यों कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, और जो इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वाक़े के पीछे क्या मुहरिकात हो सकती हैं और इनको क्या मालूम है। मकतूला बच्ची लाइबा की दादी और वालिद जो मुद्दई भी हैं केस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। हाँ जी, एक तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि आपकी जवान साला पोती को इस तरह जहर दे के कत्ल कर दिया गया। कितने पोते पोतियाँ आपके? मेरी 5 पोती हैं, इनकी 4 बेटियां थी और एक बेटा है। और बड़े वाली बेटी जो जिसकी डेथ हुई है उसकी 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। तो वो भी मेरे पास ही मैंने उनको रखा है। अभी उनकी पिछली इतवार को मेरे जिस बेटे की डेथ हो गई है उसकी बेटी की शादी थी। अच्छा। उसकी बेटी की शादी किया मैंने। वो उस वक़्त बच्ची बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश। फंक्शन उसने सारे बहुत अच्छे तरीके से किए सारे, और इतवार को हम वलीमे से फारिग होकर आए हैं। तो उसके बाद पीर से ना वो बच्ची ऐसे हो गई है जैसे गुमसुम बिल्कुल। वो कुछ नहीं बोली है किसी से भी, खाली रोई जा रही थी। उससे बहुत कुछ हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने हमें नहीं बताया कुछ भी। उसके बाद मंगल को तकरीबन तो 2:30-3 बजे का टाइम था, तो हम सारे यहीं पर बैठे हुए थे और ये मेरा बेटा बाहर किया हुआ था कैश पैसे लेने। तो इतने में वो वाशरूम में बच्ची गई है, तो काफ़ी देर हो गई है, ये एकदम आया है तो इसने वाशरूम का दरवाज़ा खड़काया, तो बच्चियों ने कहा लाइबा आप ही गई भी अंदर। देर 10 मिनट गुजर गए, फिर देखा तो दरवाज़ा खोला, लॉक खोला तो देखा कि वो वाशरूम में गिरी हुई है, ज़मीन पे गिरी हुई थी, वॉशरूम के अंदर। जी, वॉशरूम के अंदर गिरी हुई थी। उसे जल्दी से मैं चीखी हूँ, मैंने अपनी मेरी सामने बेटी रहती है उसको मैंने बुलाया, चीख के वो आई है, उसको बेड पर लिटाया। उसकी माँ यहाँ पर खड़ी हुई थी जब, तो उसको मैंने कहा इसको ना जल्दी चलो हॉस्पिटल लेकर चलो। उसकी रंगत बिल्कुल पीली हो गई थी यहाँ पर, आंखें ऊपर हो गई थी अच्छा। उसकी। इसने यहाँ से जाकर वो कमरे में वो गई है, इसने पूछा कि क्या हुआ है लाइबा को, तो कहती है कुछ नहीं हुआ, वो खाली पेट है ना, पापड़ वगैरह खाया, कुछ नहीं होता, नहीं मरती वो, और मरती है तो मर जाए, इसका मरना ही बनता है। ये किसने कहा? उसकी माँ ने, यानी आपकी बहू ने और लाइबा की माँ? हाँ, बहू ने। इसके साथ वो लड़ने लगी है, ये यहाँ खड़ा था, इसके गिरवान पकड़ के वो अंदर ले गई, हाथापाई की है, इसके चेहरे पे नेल मारे हैं सारे। बाद में वो उसने यानी कि इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि हम बच्ची की तरफ ना आ सके, हम सारे इनकी लड़ाई छुड़ाने में लग गए। फिर आई है यहाँ खड़ी हुई है, मैंने उसको रोकर कहा, मैंने कहा सहरा लड़ाई छोड़ो, तुम जल्दी से इसको ना हॉस्पिटल ले जाओ। तो कहती है मैं क्यों जाऊँ, तुम्हारा खून है, इसकी बेटी है ना, ये लेके जाए, मुझे नहीं कोई भी जाना कहीं पर भी। अच्छा। नहीं गई लेकर वो। मेरी बेटी आई है, हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, कोई ये गया, मोहल्ले का एक लड़का गया, फटाफट उसको लेकर हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि भाई इसका ना बचना मुश्किल है, आप वालिद और वालदा को बुलाएं, वो सेंड करेंगे तो हम इसको देखेंगे। फिर मेरी बेटी ने मिन्नतें की कि आप देखें तो सही ना, वो भी आ जाते हैं। अभी यहाँ पर उसकी कॉल आती है कि जी वालदा और वालिद के सेंड होने, कहती है मैं क्यों जाऊँ, मेरे से लड़ना शुरू हो गई है, मुझे मारा उसने इतना गली में, मेरे साथ हाथापाई की। जी, बहू ने। फिर सब ने छुड़ाया उसको। फिर उसने शादी पे ना कपड़े रेंट पे लिए थे, तो वो रेंट वाला बच्चा आया कपड़े लेने, तो मैं इधर बैठी हुई, हॉस्पिटल था। ये सारा कुछ तब हो रहा है जब आपकी पोती अस्पताल में? जी, अस्पताल में। तो वो लड़का आया, इसने अंदर उसको बुला लिया, लड़के को, और लॉक लगा लिया अंदर से।
लॉक लगा के उस लड़के से मोबाइल लिया, मोबाइल लेके उसके अपनी बहनों को कॉल किया इसने। मैं फिर उठी हूँ, मुझे किसी बच्चे ने कहा कि दादो वो ना वहाँ पे वो लड़का अंदर है और चाची ने ना दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं गई हूँ, मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खड़काया, मैंने कहा भाई निकलो, कौन है? तो जब निकली है तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा आप क्या कर रहे थे? कह रहा आंटी मुझे नहीं पता, इन्होंने मुझे कहा था एक कॉल करनी है। मैंने कहा किसको कॉल किया इसने? कहता है कि ना सदफ, कोई सदफ नाम की लड़की को कॉल किया। सदफ उसकी सिस्टर है, आपकी बहू की? जी, जो सारा कुछ ये गेम में वो ही सरदार है सबकी। अच्छा जी, उसको किया। इतने में हमारे शोर हो रहा है, रो रहे हैं, धो रहे हैं, मेरे बच्चे रोना शुरू हो गए हैं सुन के सारी खबर। उसने ये पूरी गली को आप पूछ सकते हैं, इतना हंगामा उसने किया हुआ, इतना हंगामा। इतने में बहन आ गई है तो मुझे आके कहती है आंटी कोई खबर आई है हॉस्पिटल से? मैंने कहा सदफ दुआ करो, उसकी हालत बहुत सीरियस है। तो कहती है अच्छा, हम तो इस इंतज़ार में थे कि उसकी मरने की खबर आएगी, तो अभी तक मरी नहीं है वो तो फलाना है। यानी कि ना मेरी मासूम बच्ची को ना उसने इतनी गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू किया और माँ खड़ी हुई सुन रही है सारा कुछ। फिर इन्होंने क्या किया, 15 पे पुलिस को बुला लिया है। पुलिस आ गई है तो उसको कहती है कि जी उसके बाप ने ना उसको जहर देकर मार दिया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे सारे घर में यानी कि एक गहराम मचा हुआ था चीख पुकार का। पुलिस वालों ने देखा, फिर इतने में ना वहाँ से फ़ोन आ गया हॉस्पिटल से कि उसकी ना दिल की धड़कन बंद हो गई है। दिल की धड़कन जब बंद हुई है तो मैं यहाँ खड़ी थी, वो चीख रही थी, मैं रोने शुरू हो गई। मैंने कहा जल्दी करो, बच्ची की ना धड़कन रुक गई है, सारा बस करो, लड़ाई चलो। पुलिस वालों ने उसको कहा, उसने कहा बीबी इस वक्त लड़ाई मत करो, आपकी बच्ची मौत के मुंह में जा रही है, जाओ उसको बचाओ जाके। कहती है नहीं मैं चाहती, मैं क्यों जाऊँ, जिसका खून है वो जाए। तो अस्पताल में कौन था उस टाइम? अस्पताल में मेरी बेटी थी, मेरी पोती थी, छोटी वाली बेटे की बेटी। आपके ये सारे मामला तो आप बता रही हैं, क्यों आपकी बहू ने इतनी लड़ाई झगड़ा किया? मेरी बहू ने इसलिए लड़ाई झगड़ा किया था कि जो उसके पीछे बहनें वगैरह है ना, उनके किरदार सही नहीं है। तो वो ये चाहती थी कि मतलब जिस तरह वो लोग है ना, इस तरह वो भी रंग जाए, और मेरी पोती को भी वो चाहती थी इस तरह। आपकी पोती स्कूल वगैरह जाती थी? पढ़ती थी जी। उसके बाद फिर उन्होंने एक दफ़ा गई हुई थी खाला के घर रहने के लिए, तो उनके कोई 3000 रुपये गुम हो गए थे। तो उन्होंने बच्ची पे इल्ज़ाम लगा दिया, और बच्ची पे इल्ज़ाम लगा के रात को उसको बहाना करके घर से निकाल दिया। मामू ने मारा, खालों ने मारा, बहुत मेरी बच्ची के साथ वो लोग जुल्म करते थे। मेरी बच्ची आके बताती थी मुझे, लेकिन वो यहाँ मेरे पास नहीं उसे छोड़ती थी। जब मैं कहती थी ना कि लाइबा को छोड़ दो, तो कहती थी नहीं हमने तो सुबह ना सदफ के घर जाना है। तो वो किधर रहती थी बच्ची? वो इधर, ये बच्ची ये अलहदा रहता था, ये इधर रहता था, ये नाले की तरफ। लेकिन वो शादी के लिए ना 8 दिन पहले आ गए थे सारे। तो उस दिन आपने क्या देखा माँ जी? आप तो घर में मौजूद थी, आपने देखा क्या? जी मैं बता रही हूँ ना कि ये देखा। तो फिर उसकी छोटी, जब उसे हॉस्पिटल ले गए ना बच्ची को, तो इनकी जो छोटी बेटी है उसने कहा, मैंने कहा क्या खाया लाइबा ने? कहती है मामा ने ना उसको पेट दर्द के लिए गोली दी थी, मामा ने कहा था कि ये खा लो तुम्हारा पेट दर्द सही हो जाएगा। तो आपी ने वही खाया तो आपी बेहोश होकर गिर गई है वहाँ पर। तो आप समझती हैं कि आपकी बहू ने? जी उसी ने दिया, क्योंकि देखे ना अगर वो नहीं देती, कुछ नहीं करती, तो वो माँ थी। बच्ची को उठा के हॉस्पिटल लेकर जाती, उसको चेकअप करवाती, उसका फिर जब उसकी डेथ की खबर आई है तो वो नहीं हिली, वो हमसे लड़ती रही है। जिस वक्त उसने फिर मुझे मारना शुरू कर दिया ये, फिर उसके बाद जब डेथ की खबर आई है हमारे घर में सारे चीख पुकार करने लगे हैं। तो उसकी बहन और वो यहीं पर बैठी हुई थी, तो कहती है उसकी वो बहन, मैंने कहा सदफ लाइबा की डेथ हो गई है, तो कहती है हम क्या करें, हो गई है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये खबर आए, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। फिर उसके बाद ना मैंने उन दोनों को मारा है। मैं नहीं कहती कि मैंने नहीं मारा, मुझे गुस्सा चढ़ा कि क्यों मेरी पोती के बारे में ऐसे बोल रही हैं। मैंने फिर उनको थप्पड़ लगाए, फिर सामने वालों ने ना उनको कमरे में कर लिया अंदर। उसके बाद फिर ये लोग यहाँ से भाग गई हैं, दोनों भाग गई हैं, भाग के थाने गई हैं। थाने जाके हमारे खिलाफ दरख्वास्त दी है कि जी बाप ने ना बेटी को जहर दे दिया और मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं, हमें मारा पीटा है, सब कुछ किया। उसके बाद SHO ने हमें बुलाया कि आप ना 9 बजे आए थाने में। मेरा ये बेटा, हम लोग सारे, मेरी बेटी सब थाने गए हैं 9 बजे। उनको कॉल किया कि भैया आप लोग आओ। कहती हैं अच्छा हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं। दूसरी दफ़ा फ़ोन किया तो कहती है हाँ बस हम आ रहे हैं। तीसरी दफ़ा SHO साहब ने फ़ोन किया तो कहती है कि मैं ना जज के पास बैठी हुई। तो उन्होंने कहा कि आप जज के पास बैठी हैं, जो दरख्वास्त की तो आप पैरवाई करें ना आके। तो कहती है मुझे नहीं करनी। तो उसने कहा क्यों नहीं करनी, फिर आपने दरख्वास्त क्यों दी? कहती है मेरा जो करना है ना तुम कर लो। SHO साहब को कहती है कि मैंने नहीं आना। अच्छा।
तो उसके बाद फिर एसएचओ साहब ने फिर मतलब उनके खिलाफ पर्चा कर दिया। अब ये है कि वो बिल्कुल ना वो जनाजे पे आई, ना वो बच्ची के कफन दफन में, यानी कि वो बिल्कुल कोई भी नहीं आया और भागी हुई है। ये भाई को दीजिएगा। आपका नाम? नासिर। आप मुदई यानी आप हैं? जी, मेरी बेटी है। कितना अर्सा पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 17 साल पहले। 17 साल पहले। कितने बच्चे आपके? माशाल्लाह 5। और ये बच्ची जो लाइबा थी ये सबसे बड़ी? सबसे बड़ी है। तो ये आपकी लव मैरिज थी? ये रहे लव मैरिज थी मेरी। तो कब से आप लोगों की कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई मामला चल रहा था, क्या था? ये तकरीबन 1 साल हो गया जब से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा डर रहा था। वो भी लड़ाई झगड़ा इस वजह से डर रहा था कि मेरी मिसेस के पास से फ़ोन निकलते थे। हर महीने बाद 2 महीने बाद फ़ोन बरामद होना। मैंने उससे पूछा ये फ़ोन आपको किसने दिया है? उसने कह देना मुझे मेरी बहन ने दिया है, सदफ ने दिया है, फरा ने दिया है। तो जब मैंने उनके घर जाना, मैंने कहा ना आपने इसको फ़ोन दिया था सायरा को? उन्होंने कहा नहीं हमने तो फ़ोन बिल्कुल नहीं दिया, हमें तो पता ही नहीं फ़ोन दिया। मैंने कहा इनके पास से फ़ोन बरामद हुआ है। कहते नहीं नासिर भाई हमें नहीं पता, ये इसी का होगा, लाइबा का, इसने कोई गलत यानी मुझे अल्फाजों में उन्होंने सुनाना। मैंने कहा नहीं यार चलो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। लास्ट टाइम जब मेरी बेटी ने मुझे बताया ना कि इन्होंने मेरे साथ इस तरह भी किया था, तो मैं थोड़ा सा सख्त हो गया कि यार जिस मामले से आपके जाने से हमारे घर में बदमज़गी होती है, अब आपने अपनी बहन के घर नहीं जाना, ना उनको आपने बुलाना है। इसने मेरे पे लड़ाई डाल दी मेरे घर पे। मेरा घर पीछे ही है, वहाँ पे तकरीबन शादी से कुछ दिन पहले भी ये वहाँ से लड़के ताला लगा के चली जाती है। अच्छा। सायरा जाती है सर, उसका पता लगता है 4 दिन के बाद। मैंने सारे रिश्तेदारों को पूछा, सबको पूछा। नाराज होके गई? हाँ जी, यानी कि बहन के घर जाने से मना करने से। मैंने उनके घर वालों को बताया, उन्होंने कहा नासिर भाई कसम उठा ले हमें नहीं पता। मैंने कहा मैं पर्चा करवा देता हूँ। कहती नहीं पर्चा नहीं करवाना, मैं ट्रेस करती हूँ उसको, मैं लोकेशन करती हूँ, ये करती हूँ। सर मुझे 4 दिन बाद पता लगता है कि वो फलां किसी के घर, इनके रिश्तेदार के घर है। मैं उनके घर जाता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे सलाम दूँ, उन्हें सारी मजबूरी बताता हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि मामी सास है मेरी, ये 4 दिन पहले अपने घर से ये निकल के आई है, तो ये यहाँ कब आई है? उन्होंने कहा बेटा हमसे कुरान पे हाथ रखवा लो, जो मर्जी रखवा लो, हमारे घर ये अभी अभी आई है। तो सर इससे पहले वो 3 से 4 दिन कहाँ रह के आई है? ये पूछा, लड़ाई झगड़ा, इसकी बहन ने मुझे तड़ियाँ लगानी, मैं तुम्हें मरवा दूंगी, तुम पे केस करवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। मैंने उन्हें कहा कि देखें मेरा इसका गुजारा नहीं होता, मैं बुरा हूँ, ये मुझे बुरा कहती है, इसका बेहतरीन हाल है खुला ले ले, तलाक ले ले। मैंने उसे ये भी कहा बच्चे 5 चाहिए, 5 के 5 ले लो या 5 के 5 मुझे दे दो। कहती नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगी, मैं तुमसे बदला तो क्या वजह क्या थी लड़ाइयों की? लड़ाइयों की वजह ये थी कि सर मेरी बीवी का किसी और तरफ जो माइंड चला गया था। मुझे मेरे बच्चों ने भी बताया। मैं कह रहा हूँ कि जब मेरी बेटी ये लास्ट टाइम मैं उसको देख रहा था ना, वो मुझे कुछ इशारा करके कह रही थी कि पापा इधर आओ, लेकिन उसके बाद इतना मौका ही नहीं मिला कि शायद वो मुझे कुछ बता देती। इतने में उसकी डेथ होगी। ये तो मुझे जब मैंने मेडिकल के लिए पोस्टमार्टम के बाद वो कहते लाश देने के लिए वो हॉस्पिटल वालों ने बुलाया मुझे, मैं चला गया। मैंने कहा जी, कहते इसकी जो है ना पुलिस केस है। मैंने कहा मुझे इसकी माँ ने कहा है कि इसके पेट में दर्द थी, आप जो इसके ऊपर क्या लिखा है आपने? कहता भाई इसके जिस्म में पॉइजन है। मैंने कहा पॉइजन इसके जिस्म में कहाँ से आएगा? जब वो कहता भाई ये पुलिस केस है। फिर चौकी इंचार्ज वो वहीं खड़े थे, मैंने उसको कहा कि भाई ये करे, कहता है देख ले आप लोग मुशावरत कर ले, अगर आपने इसका पोस्टमार्टम नहीं कराना तो आप इसकी लाश ले जाए, जो यानी कि उन्होंने पैकअप करने का कहा। मैंने कहा जी मैं तो नहीं करूँगा, मेरी बेटी की जान गई है, वो किस लिए गई है मुझे बताएं। फिर मैंने वहाँ खड़े होकर 15 पे कॉल की। फिर एसएचओ साहब आए हैं, वो भी कोई 10-15 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम लगा के आए हैं। फिर एक एसपी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि देखें जी हम तो चाहते हैं कि बच्ची का पोस्टमार्टम ना हो, ये ना हो, वो ना हो। मैंने कहा जी क्यों ना हो? जिसने इसको मारा है वो ऐसे ही फिरता रहेगा, उसे सजा नहीं मिलेगी। फिर जनाब इसको जो है इन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम हुआ फिर? हाँ जी पोस्टमार्टम हुआ। फिर इन्होंने मुझे लाश दी, फिर हमने उसको जो है आखिरी रामगाह में छोड़ के। पोस्टमार्टम में कुछ आया? सर उन्होंने कहा है कि अभी 2-3 दिन लगेंगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में। इतनी सी को उठाया था और अब उसको आखिरी जगह पे छोड़ के आया हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बीवी ने मारा? जी मेरी माशाल्लाह जो दूसरी बेटी है वो 14 साल की है, उसने बताया है कि जब ये सारा हुआ होगा ना रोना पिटना। मैंने कहा क्या हुआ था? जनाजे वगैरह पे आपकी बीवी आई? सर जिस दिन उसकी फौतगी की बात हुई है वो औरत यहाँ से जबकि फरार है। चले मान लेते हैं, माँ ने नहीं किया, उसका काम था,
चाहे जितनी भी बुरी माँ हो सर, वो जनाजा मुंह देखने के लिए आती तो किधर है है। आपकी बीवी? वो अपनी बहनों के साथ फरार है। अच्छा चले वो नहीं आ सकती, बहन भाई कोई रिश्तेदार, कोई मामी चाची, कोई तो आता कि यार दुख की घड़ी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन नहीं, कोई भी नहीं आया। अब मुझे एसएचओ साहब ने कहा कि जी उन्होंने अपनी टैरम करा ली है 16 तारीख तक। सर जब वो चोर नहीं है, पर्चा किस किस के खिलाफ आपने दर्ज? सर सदब बीबी, फरा बीबी और सायरा बीबी। सायरा मेरी मिसेज है, ये 2 मेरी सालियां हैं। आपने इनके खिलाफ पर्चा दर्ज? इनके खिलाफ पर्चा दिया। पुलिस ने आपको कहा कि उन्होंने इंटरम करा? टैरम करा लिया 16 तारीख तक। जी हम बुलाएंगे उनको, आमने सामने बिठाएंगे, यानी अभी वो कहते हैं हमारा प्रोसीजर लंबा है कि इतने में तो वो जमानतें लिए जाएंगे और सब कुछ करे जाएंगे, तो फिर इंसाफ तो ना मिला कि इंसाफ किधर गया। इनको मौके पे पकड़ा जाता ना, पकड़ के पूछते कि हाँ भाई क्या हुआ, आमने सामने बैठो, हमें बताओ, ये हो ही नहीं रहा। उन्होंने हमें भी बस लारा लगा दिया, उन्होंने जमानत ले ली, अब 16 के बाद करेंगे। सिर्फ वो 16 के बाद फिर जमानत ले लेंगे। तो पुलिस ने उनको बुलाया तो वो आते हैं? सर नहीं आए, अभी नहीं आए। अब मेरा ख्याल उनकी जमानत होगी तो शायद वो अब आ जाए। कि आपका कोई राब्ता हुआ बीवी से? कोई राब्ता सालियों वगैरह नहीं, किसी से कोई राब्ता नहीं। मैं कहता हूँ सर उसको एक दफा बच्ची के बारे में पूछना तो चाहिए था। मेरे सारे मोहल्लेदार इस चीज के परेशान है। वो कैसी माँ है कि जो अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख सकी। सही, बहुत शुक्रिया। आप लाइबा के वालिद और दादी की गुफ्तगू सुन रहे थे। दादी जो है वो ऐनी शाहिद भी हैं और वालिद जो थे वो बाद में आए थे, और इनके वो कॉल, इनकी बीवी ने ही जहर दे के इनकी बेटी को कत्ल किया है। और पुलिस जो है उन्होंने बारहा उनको बुलाया लेकिन वो नहीं है, तो उनके खिलाफ यानी इनकी बीवी और सालियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और पुलिस का कहना है कि वो तफ्तीश की जा रही है। ऐसे वाक़यात क्यों रोनुमा हो रहे हैं और ऐसे वाक़यात के पीछे महरिकात क्या होते हैं, ये भी माहिरीन से जानने की कोशिश करें। आपने मकतूला बच्ची के वालिद और दादी की गुफ्तगू सुनी और वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उनकी मकतूला की वालदा ने उसको जहर दे के मुबैना तौर पे कत्ल किया है। लेकिन जिस तरह की डिस्टॉर्टेड फैमिली लग रही है, जिस तरह के उनके मसाइल चल रहे थे, उसका डेफिनेटली ख़ानदान के ऊपर, बच्चों के ऊपर स्पेशली बहुत इफ़ेक्ट आता है। आपने मकतूला बच्ची के वालिद की गुफ्तगू भी सुनी, वो अपनी बेगम के ऊपर भी यानी बीवी के ऊपर, बच्ची की वालदा के ऊपर भी इल्ज़ाम आयद करता है कि उसका कहीं पे अफेयर चल रहा था और उस वजह से भी हालात और मामला जो थे घर के कुछ अच्छे नहीं थे। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर आमना मौजूद मौजूद हैं जो माहिर नफ्सियात हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माशरे में इस तरह के जो बिगाड़ हैं, जो फैमिलीज़ के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहे हैं और हमारा जो फैमिली सिस्टम जो बहुत मुत्तहिद होता था अब वो टूटता जा रहा है, उससे बच्चों के ऊपर कितने असरात पैदा होते हैं। और जिस तरह की ये फैमिली है, जिस तरह की लाइबा की ज़िंदगी गुजर रही थी, जिस तरह उसके वालिद और दादी जो है वो बता रहे हैं, क्या बाकी बच्चे भी उसी तरह से सफ़र करेंगे? बहुत से और सवाल आते हैं, तमाम चीज़ें जो हैं डॉक्टर आमना मौजूद से जानते हैं। डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा एक्चुअली अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर का फैमिली सिस्टम बहुत मुत्तहिद था। हमारा जो सोसाइटल बिहेवियर्स थे वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग थे फैमिली सपोर्ट को, फैमिली सिस्टम्स को। मोहल्ले में आंटियाँ और जो बुज़ुर्ग होते थे वो बड़ी नज़र रखते थे चीज़ों को मैनेज करने में, बच्चों के ऊपर नज़र रखने में। अब वो ख़त्म होता जा रहा है, उसकी क्या वजह है? देखिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आपने इस केस के हवाले से लिंक करने की कोशिश की है। ये देखें, ये जो एक ओवरऑल सिनारियो है जिससे इस वक्त हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी या हमारा माशरा जो है वो गुजर आए, वो फैमिली रप्चर की तरफ जा रहा है। फैमिली रप्चर जो है ये वो सिचुएशन है जो कि वेस्ट ने जो फैमिली एक यूनिट की तरह होती है उसके रप्चर को 70s में फेस किया और आज हमें इतने सालों के बाद उसके जो इम्पैक्ट हैं, उस सोसाइटी किस तरह से तबाह हुई, एक सिस्टम उनका कैसे तबाह हुआ और कैसे वो एक इंडिविजुअल सोसाइटी बन गए, वो अब हम अपनी सोसाइटी में उसके जो ट्रेसेस हैं वो देख रहे हैं। हमारा कल्चर बड़ा इनरिच्ड है, ये कलेक्टिविज्म का एक कल्चर है। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि यही सारी जो आप बात बता रहे हैं कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के बच्चों की खबरगिरी रखना, तो वो चीज़ दूसरे के बच्चों की तो छोड़ के अपने घर के अंदर जो हमारा फैमिली का यूनिट है वो इतनी बुरी तरह रप्चर हो रहा है कि पेरेंट्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं,
बच्चों के साथ नहीं है। बच्चों ने अपनी ज़िंदगी के गोल कहीं और डिसाइड किए हुए हैं और पेरेंट्स ने कहीं और किए हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे सिस्टम का एक रप्चर हो रहा है, जिसको हमें बड़ा इस नज़र से देखने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक ऐसा नहीं, कई ऐसे वाक़यात को जो है वो रोज़ बरोज़ जन्म दे रहा है। डॉक्टर साहब, अभी क्राइम की दुनिया में बहुत से ऐसे वाक़यात रोनुमा होना शुरू हुए हैं और मंजर आम पे आना शुरू हुए हैं कि वालिदैन की आपसी लड़ाइयाँ या वालिदैन का आपसी ताल्लुक़ ख़राब हो रहा है और वो कहीं और उनकी अटैचमेंट्स डेवलप हो रही हैं और बच्चे जो हैं उसका सफ़र कर रहे हैं। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर बरमला जो बच्ची के वालिद हैं वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उनकी जो अहलियाँ हैं वो किसी और जगह उनका अफेयर था और उस वजह से उनके घर में लड़ाई चल रही थी और बच्ची भी उसमें सफ़र कर रही थी। इसकी क्या मुहरिकात है? देखिए, एक तो ना ये बात मैं शायद बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ और मैं फिर कहना चाहूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट है, इसका कोई बेहतर हल तलाश करें, या तो उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, एक जगह पे बैठ के देखें आप क्या उनको एक दूसरे के साथ एड्रेस करके हल निकाल सकते हैं, नहीं तो बेहतर है कि अपनी अपनी ज़िंदगी के मामलात अलहदा कर लिए जाए। ये बात सुनने में शायद बहुत खूबसूरत महसूस नहीं होती कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट, एक प्रोफेशनल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे भी ये बात कह रही हूँ कि जहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं हो रही वहाँ पे आप सेपरेट हो जाएं, वहाँ पे आप अलग हो जाएं, बजाय इसके कि आप उसके अंदर रोज़ लड़ें, रोज़ झगड़ें, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करें, अपनी लाइफ को स्पॉइल करें, अपने बच्चों की लाइफ को स्पॉइल करें। देखिए, आप एक हस्बैंड एंड वाइफ रह भी रहे हैं, सेपरेटेड भी नहीं है, एक दूसरे पे आप इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो कि मतलब आम ज़िंदगी में हम सोच भी नहीं सकते कि कोई मियाँ बीवी एक दूसरे पे लगाएंगे। और उसके बाद जाहिर है कि जब वो ऐसा रिश्ता गुजार रही हैं एज अ पार्टनर, तो उनके बच्चों के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा। बच्चों को पेरेंट्स से वो नरिशमेंट नहीं मिल रही जो उनको मिलनी चाहिए, वो उनके उन ज़रूरियात को टेक केयर नहीं कर रहे, वो तो अपनी दुनिया में अपने मसाइल में उलझे हुए। बच्चे जो हैं वो ज़ाहिरी बात है वो किसी गलत हाथों में भी जा सकते हैं। वो बच्ची जो है वी डोंट नो कि वो कहीं ट्रैप हुई हो, वो अपने पेरेंट के इन्फ्लुएंस में किसी गलत चीज़ में, किसी गलत बात में वो एंगेज हो गई हो। उसके साथ एक्चुअली क्या हुआ, मेरी नज़र में तो वो बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी की मुस्तहिक है। तो उसको जो माहौल मिला है उस माहौल में से उसको नर्चर या नरिश करने वाला तो कोई एलिमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा। डिस्ट्रप्टेड फैमिलीज होती हैं जिनके अंदर अपने आपसी मसाइल मियाँ बीवी में चल रहे होते हैं, उनके बच्चों को भी लोग यानी वो ज़्यादा वल्नरेबल नहीं हो जाते सोसाइटी? वो बहुत वल्नरेबल है। देखें, जब एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा महरूम है मोहब्बत से, प्यार से, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उसको नहीं मिल रहे, उसको साइकोलॉजिकल स्पेस नहीं मिल रही, उसको तो कोई भी प्यार से भुला के, उसको थोड़ा सा बातों में लगा के, कुछ 4 इंसेंटिव्स दे के, एक छोटे बच्चे से लेके एक जवान लड़की तक हर एक को अपनी तरफ माइल करना बहुत आसान है। अब ये देखें, यहाँ पर इस वक्त हम एक इतने कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ मल्टीपल नेक्सस हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले हमारा मुल्क एक अजीब सी दहशत गर्दी का शिकार रहा, लोगों को ब्रेन वॉश करके अपने पर्पस के लिए यूज़ किया जाता। इसी तरह आजकल लड़कियों को बहुत ज़्यादा, ये आप देखें मीडिया का एक ग्लैमर है, हर लड़की अपने आप को चाहती है कि वो अच्छी लाइफस्टाइल गुजारे। आप उनको किसी भी तरह का कोई लालच दे के, उनको रिट्रैक करके अपने साथ आप उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये मामला सिर्फ लड़कियों तक महदूद नहीं, बल्कि उनकी अगर वालिदैन जो हैं उनमें भी हम देखा जाए तो बहुत सारे आदमी और औरतें इवन शादी के बाद भी उनकी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं उनको जहाँ से पूरी होती हुई नज़र आती हैं वो उसकी तरफ भी एस्पायर करते हैं। तो ये मामला सिर्फ कोई कम उम्री की बच्चियों तक महदूद नहीं है, ये एक ह्यूमन साइकी है कि जो चीज़ आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगी, आपको मिलने की कहीं उम्मीद नज़र आती है, तो बाज़ूक़ात अच्छे और बुरे की तमीज़ लोग भूल जाते हैं। तबकाती फ़र्क अगर मियाँ बीवी में हो, जैसे इस केस के अंदर बच्ची की जो दादी हैं वो कहती हैं कि उनकी जो बहू और उसकी फैमिली थी, बच्ची का नानका जो था वो उनसे थोड़ा सा स्टेप अहेड था और वो उसको उस तरह की सोसाइटी में मूव कराना चाहते थे और उसको दोस्तियाँ वगैरह, पार्टीज़ वगैरह में लेके जाना चाहते थे। ये तबकाती फ़र्क आपको लगता है कि नुकसानदेह होता है? ये एक ना आपने इतनी अहम बात की तरफ रोशनी डाली है। मैंने तो पाकिस्तान के सिस्टम को, इसके सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव को जितना स्टडी किया, मुझे यहाँ ये बात समझ में आई है कि हमारे यहाँ मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़े बेटर घरानों से बिलोंग करती हैं और पेरेंट्स चूँकि यहाँ पे रिश्तों के इतने मसाइल हैं, हमारे यहाँ माशरती मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि वो मोस्टली एक स्टेप डाउन भी करके अपनी बच्चियों की जो है वो शादी कर देते हैं। एटलीस्ट मिडल और लोअर मिडल और उससे नीचे के जो घराने हैं वहाँ पे ये प्रैक्टिस हमें बहुत ज़्यादा जो है वो आम दिखाई देती है। उसकी वजह से आप देखें काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ सामने आते हैं, काफ़ी सारे मसाइल सामने आते हैं और ये तबकाती फ़र्क बहुत सारे मसाइल को भी जन्म देते हैं।
अब देखिए, ये हम हमेशा से एक बात पढ़ते आए हैं कि अपने जैसे लोगों में शादी करो। जब हम अपने से बहुत ऊपर जाते हैं या बहुत नीचे जाते हैं, उस फर्क को एडजस्ट करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और ये जो आप बात कह रहे हैं, इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर बात है कि एक सोच का फर्क भी आ रहा है, एक वो आपके जो है वो तबके का फ़र्क भी आ रहा है, उसके साथ फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि ज़रूरी वो उनको किसी हाई सोसाइटी में मूव कराने के लिए कोई गलत प्रैक्टिसेस में बच्ची को इन्वॉल्व करेंगे। ये नुक्ता नज़र भी हो सकता है किसी दूसरे ख़ानदान का जिन्होंने वो माहौल नहीं देखा हुआ, ठीक है, और ये जेन्युइनली हो भी सकता है। तो बात ये कि अपने जैसे लोगों में आप रहें तो आपको कंफर्टेबल रहते हैं, उसमें आपको ये मसाइल भी बाद में। आपकी सारी गुफ्तगू के बाद ये भी तो हो सकता है कि जैसे माँ बाप दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने बच्ची मारी है, उसने बच्ची मारी है, ये भी तो हो सकता है कि बच्ची इस सफोकेशन के अंदर उसने खुद को ही ऐसा इकदाम ना उठा लिया। देखिए, हम अंडरमाइन तो नहीं कर सकते कोई भी एस्पेक्ट, ज़ाहिर है उसके ऊपर पुलिस तो तहकीकात करी है, लेकिन मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट ये समझती हूँ कि अगर कोई सुसाइड की अटेम्प्ट करता है या सुसाइड की इंटेंशन रखता है, उसके कुछ ना कुछ ट्रेसेस हमें पहले नज़र आते हैं। इस स्टोरी में अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई जिससे ये समझ आए कि वो लड़की कोई डिप्रेशन का शिकार थी, या उसकी जितनी भी अभी तक कुछ तस्वीर वगैरह देखी हैं, उसके बारे में जितना सुना है, उससे ये महसूस नहीं होता कि वो कोई ज़िंदगी से बेजार लड़की थी या कोई मेंटल हेल्थ को स्ट्रगल कर रही थी, या उसकी कोई फ्रीक्वेंट कंप्लेंट थी कि वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश है। हमें कहीं ना कहीं कोई ट्रेसेस देखने पड़ते हैं अगर हमें सुसाइड के एविडेंस को जो है वो कवर करना हो। इस सूरत हाल में बज़ाहिर ऐसा मामला जो है वो नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिरी बात है दूसरे एस्पेक्ट से करना ज़्यादा अहम होगा। बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम के आगाज़ से ही कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची की वालदा और खालाएँ जिनको मुकदमे में नॉमिनेट किया गया है उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारहा कॉल्स करने के बावजूद भी वो ना तो टाइम दे रहे हैं बल्कि ले तो लाल से काम ले रहे हैं। अभी जो मेरी आखिरी उनसे गुफ्तगू हुई उसका आप क्लिप सुनिए, फिर उसके बाद हम माहिर कानून से उनकी राय हासिल करने की कोशिश करेंगे कि इस केस के अंदर किस तरह से कानून जो है वो हरकत में आएगा और कैसे कोर्स ऑफ लॉ जो है उसको पूरा किया जाएगा। तो अंडरस्टैंड करेंगे, आपको समझ आएगी। बच्ची गली में गई हुई थी अपनी कजन के साथ, अच्छा। सामने कॉर्नर पे, तो वहाँ लड़का आ गया, लड़के के साथ उसकी मुलाकात हुई, हाथ मिलाया गली में, उसके बाप को पता चल गई ये बात, बाप ने लड़के को मारा, गली में गंजा कर दिया। बच्चा था वो भी मेरी भांजी का ही एज फेलो था, गली में रहता उधर। सारी बातें मारो, लेकिन जो वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग तदफीन पे नहीं आए, जनाजे के टाइम नहीं आए, वो क्यों नहीं आए? हमें बताया ही नहीं, हमें पता ही नहीं जनाजा कितने बजे है। तो उसके बाद से आप लोगों ने अपनी बच्ची की तदफीन वगैरह के लिए या दूसरे बच्चे जो 4 इधर मौजूद है उनसे रब्ता किया? देखिए, हमारी बात सुनो, उनके नंबर हमारे पास नहीं है किसी के, हर दूसरे दिन तो वो नंबर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास उनका 2500 तो नंबर है। चलिए, आप उनकी वालिदा से बात कर लीजिए, आप अपने लॉयर से भी बात कर लीजिए, अगर वो कहते हैं तो आप हमें थोड़ा सा इंटरव्यू दे दें ताकि अब आपका मौका भी आ जाए। भाई, आप ये देख लीजिएगा कि आप इसके हक सच का साथ देना है। आप लोगों ने गलत अगर आप खबरें चलाएंगे ना, देखिए ना इंसाफी अगले जहां। हम तो आपको इसीलिए फोन कर रहे हैं कि आपका मौक़िफ़ ले लें। और आपका नाम क्या है? शराज। शराज साहब, मेरी बात सुनिए, आप ना इस तरह कीजिएगा, मैं अपने लॉयर से बात की जा रही हूँ, यहाँ से फ्री होके ना मैं अपने बहन से फिर आपके फोन पे भी बात करवाती हूँ और इंटरव्यू का जो टाइम रखना है वो भी बता दूँ। जी ठीक हो गया, हम आपकी कॉल का वेट करेंगे, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ये बच्ची की वो खाला है जिनको मुकदमे में नामजद किया गया है और आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं कि हम उनको बार बार ये कह रहे हैं कि आप अपना मौक़िफ़ दीजिए और आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है, आप उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान कीजिए ताकि हम यक तरफ़ा मौक़िफ़ ना चलाएं। लेकिन आपने सुना कि वो किस तरह से टाल मटोल से काम ले रहे हैं। सीनियर माहिर कानून फ़रहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सारा केस उनसे हमने डिस्कस किया है, वो इस केस के हवाले से क्या राय रखते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शाह जी, वक्त का बहुत शुक्रिया। बाप की जानिब से सगी माँ और सालियों पे यानी बच्ची की वालदा और खालाओं के ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि उसकी बेटी को जहर की गोलियां देके कत्ल किया गया है। किस तरह से कानून हरकत में आएगा, किस तरह से केस चलेगा? देखें, इट इज़ अ केस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो आपसे डिस्कस भी किया, FIR भी मैंने देखी है।
और अभी आपने ये रिकॉर्डिंग चलाई है, इससे तो जो मैं बतौर कानून दान समझता हूँ, क्योंकि इसी किस्म के केसेस को मैं डील करता हूँ एक काफ़ी अरसे से, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत को चाहिए था कि ये बेसिकली FIR इस बच्ची के वालिद की बजाय ये किसी इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज होनी चाहिए थी कि स्टेट कंप्लेनेंट के तौर पे आती इसमें, और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन लोगों को ट्रैक आउट किया जाता, चाहे वो बच्ची का बाप था या चाहे वो बच्ची की खाला है या माँ, जो भी है, मतलब जो रियल कल्प्रिट्स हैं वो निकलने चाहिए। और सेकंड थिंग, इस किस्म के केसेस के अंदर क्योंकि जो बच्ची की उम्र हमारे सामने आ रही 17-18 साल, ये नॉर्मली इस किस्म की उम्र है जिसके अंदर बच्ची का अपेरेंटली ये लगता है कि शायद किसी के साथ वो किसी सीक्वेंस के अंदर या शादी करना चाहती है, कोई ऐसा मामला है जो ये लोग नहीं चाहते थे, जिस वजह से उस बच्ची को देखें। अब इन्होंने फर्स्ट थिंग इंस्टेंस के अंदर इनकी कोशिश होगी कि इसको मोल्ड किया जाए कि शायद उसने कोई ख़ुदकुशी कर ली या उसने कोई चीज़ खुद खा ली, या सबसीक्वेंटली वो ये है कि भाई इन्होंने अभी इनको नामजद कर दिए। जो मेरे एक्सपीरियंस से है कि इन्होंने अपनी मुद्दत में FIR इसीलिए कराई है कि कल को बड़ी बासानी उनकी हद तक ये गवाह और ये रिज़ाइल हो जाए कि जी हमने अब सफाई ले ली है और उसने खुद ही खुदकुशी की थी, ताकि हुकूमत के किसी भी प्रोसिक्यूशन से ये बच सकें और इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो सके। शाह जी, जब हमने मकतूला बच्ची के वालिद का इंटरव्यू किया तो वो अपनी बीवी की कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर रहा है कि वो किसी और जगह उसका अफेयर चल रहा था और वो इसलिए लड़ाई झगड़ा करती थी, और वो अपनी सालियों के ऊपर भी इसी तरह के इल्ज़ामात आयद कर रहा है। जब हमने फ़ोन के ऊपर उसकी साली से रब्ता किया, जो आपने क्लिप सुना, इसके अलावा भी मुतअद्दिद दफ़ा कॉल्स की गई, तो वो अपने ना सिर्फ बहनोई की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है बल्कि वो मकतूला बच्ची की भी कैरेक्टर असैसिनेशन करती है। अगर इतना ज़्यादा दोनों फैमिलीज़ में डिस्प्यूट था तो बच्ची अपेरेंटली जो मुकदमा दर्ज किया गया वो यही है कि बच्ची को वालदा ने कोई गोलियां दे दी जिससे वो मर गई, लेकिन बच्ची की ना तो वालदा और ना ही ननियाल ना तो तदफीन पे आए और ना ही जनाजे के टाइम पे आए। देखें, जितनी भी ये बातें हैं ये नेशनल कोर्ट्स के अंदर इस तरह से मामलात नहीं होते। जैसे अभी आपके सामने अब मैंने भी वीडियो कॉल जो भी आपने चलाई कि वो कहती कि जी हमें पता ही नहीं चला और हमें इतला नहीं दी कि जनाजे की, तो ये सारी की सारी बातें ऐसी हैं जो आपका नेशनल कंडक्ट भी नहीं है और ये बात प्लॉजिबल नहीं है कि उन्हें इतला नहीं मिली, फौतगी की इतला नहीं मिली, जनाजे की इतला नहीं मिली और वो पहुँच नहीं सकी। ये बेसिकली कुछ ना कुछ कवर सीन है ज़रूर, को स्टोरी बिहाइंड दी सीन और है। और जो अपेरेंटली ये दिखा रहे हैं, देखिए मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कंदील बलोच केस के अंदर इसी तरह से FIR दर्ज हुई थी और इसी तरह से उस वक्त बहुत ज़्यादा दावे किए गए कि जी हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे, और सब्सिक्वेंटली फिर खुद ही जाके बयान दे दिए कि जी हमने इसको अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया। ये बहुत ज़्यादा आपके सामने अभी 311 के हवाले से एप्लीकेशन। तो ये मैं समझता हूँ कि स्टेट को फिसाद फिलर्स के सीक्वेंस में जब तक स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से अदा नहीं करती तो इस किस्म की, देखें वो माइनर बच्ची उसके साथ जो जुल्म हुआ है, मैं समझता हूँ कि उसके अगर कातलों को कैफरे किरदार तक स्टेट नहीं लेके जाती तो फिर ये स्टेट के पार्ट पे बहुत बड़ा फेलियर होगा। और आपने मुतअद्दिद दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया कि फसाद फिल अर्ज़ यानी 311 जो है वो लगनी चाहिए ताकि मुलजमान जो कैफरे किरदार तक पहुँचे। पुलिस जो है वो अपनी जान छुड़ाती है कि 311 ना लगानी पड़े ताकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है और उनको काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। इस केस के अंदर बाप जो है वो मुद्दई बन गया और अपनी ही बीवी के खिलाफ उसने पर्चा दर्ज करा दिया। अब 17-18 साल वो कहता है मेरी शादी को हो गए हैं, 5 मेरे बच्चे हैं, बीवी यानी मौके के ऊपर वो कहता है कि जिस दिन वो हुआ उस दिन उसने मुझे मारा पीटा भी, मेरा गिरेबान वगैरह भी खींचा और उसके बावजूद भी ये ताल्लुक़ में है। तो इसका मतलब है कि शोहर भी अपनी बीवी के ख़िलाफ़ कभी भी कार्रवाई नहीं करना चाहता था। जिस तरह आपने शुरू में बताया कि मुकदमा तो दर्ज करा दिया गया है, तो इसका फेट क्या होगा? इसका मतलब है ये भी सुलह होकर ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये सुलह ही आपको नज़र आ रही है बतौर माहिर कानून तो फिर 311 क्यों नहीं पुलिस लगाती, क्यों जांच? यही मैं बात कर रहा हूँ कि दिस इज़ द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट एज वेल एज दी डिपार्टमेंट्स। देखें ये 311 प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लगानी है, ये 311 लगानी है पुलिस ने, इसको इन्वेस्टिगेट करना है पुलिस ने, इसकी प्रोसिक्यूशन करनी है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने, और उसके बाद इस केस ने ट्राई होना है जाके ट्रायल कोर्ट में। तो ट्रायल कोर्ट में जाने की अभी टाइम नहीं आया। अभी वो इदारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि जिन्होंने FIR दर्ज करते हुए 311 की एप्लीकेशन नहीं की। अब सब्सिक्वेंटली अगर ऑपरेशनल पुलिस ने नहीं लगाया तो इन्वेस्टिगेशन विंग लगा ले, और इन्वेस्टिगेशन विंग अगर नहीं लगा रहा तो कम से कम प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी बनती है कि एट द स्क्रूटनी ऑफ चलान, कि जब पुलिस रिपोर्ट जाती है और वो स्क्रूटनाइज करते हैं तो वो उसके अंदर एडिशन और डिलीशन का इख्तियार सेक्शन 9 सब सेक्शन 7 ऑफ पंजाब प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट
ये डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पास इख्तियार है कि वो कोई भी ऑफेंस लगाने का या डिलीट करने का पूरी तरीके से उनके पास इख्तियार है। वो जी भी किसी भी केस के अंदर कि जब वो स्क्रूटनी ऑफ चलान के लिए उनके पास पुलिस रिपोर्ट आएगी 173 की, तो वो मटेरियल देखने के बाद किसी सेक्शन को ऐड और डिलीट करने का इख्तियार रखते हैं। और इस किस्म के केसेस के अंदर अगर हमें नज़र आ रहा है अपेरेंटली, अगर हम इसको देख रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को क्यों नहीं नज़र आता। और कंदील बलोच वाले फैसले ने आपके सामने हमें तो बहुत ज़्यादा परेशान भी किया है कि किसी केस के अंदर अगर 311 की एप्लीकेशन की गई तो इसलिए क्विटल हो गया कि जो कन्फेशन का प्रोसेस था वो पूरा अडॉप्ट नहीं किया गया और जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर की मैंडेटरी प्रोविजन से उसको फुलफिल नहीं किया गया। इसीलिए इन एडमिसिबिलिटी के हवाले से उस जो इतराफ़ जुर्म था या कन्फेशन था उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता था। और मुलज़म को ये समझते हुए कि इसने कत्ल किया, उसके इकरार करने के बावजूद कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं थी मास वाइज के कि उसको बरी करते, उन्होंने उसे बरी कर दिया। ये अलग बात है कि अब उसके अगेंस्ट एक लीव जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एपेक्स के सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है, लेकिन वेरी फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर अगर इस केसेस के अंदर इदारे अपना पूरे तरीके से काम नहीं करेंगे, 311 की एप्लीकेशन नहीं करेंगे, कलेक्शन ऑफ एविडेंस मेयार के मुताबिक नहीं करेंगे तो इन केसेस का कुछ भी नहीं बनना। सीरीज़ ऑफ केसेस, एक मेरी रिक्वेस्ट होगी आप प्रोग्राम एक ज़रूर करें इन केसेस के हवाले से कि आप अर्ली स्टेज पे के तो इस केस को आप दे रहे हैं, लेकिन आप एक सर्वे करें कि कितने इस किस्म के केसेस हैं कि जिसमें सज़ा हुई है। मैं ये कहूँगा कि 90% इन केसेस के अंदर मास वाई रिजाइलिंग ऑफ विटनेस और या कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के अगेंस्ट ये सारे लोग बरी हो जाते हैं। इसीलिए इस किस्म की बच्चियाँ कत्ल होती हैं और होती रहेंगी, क्योंकि इदारे जब तक अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी नहीं करेंगे तो ये मामलात रुक नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। सैयद फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुबैना तौर पे बेटी को, सगी बेटी को 17 साल लाइबा को माँ ने कत्ल किया, जिसका मुकदमा थाना कोट लखपत में माँ और 2 खालाओं के खिलाफ दर्ज किया गया। वालिद की आपने गुफ्तगू सुनी। वालिद ने अपनी बीवी के हवाले से ये कहा कि वो शायद किसी और जगह पे उसका अफेयर है और जिस वजह से वो इसके साथ लड़ाई झगड़ा करती थी और अपनी बेटी को वो अपना जैसा बनाना चाहती थी, जिससे बेटी इनकारी थी, इसलिए उसने उसको मुबैना तौर पे जहर की गोलियां दे दी। हमारे नफ्सियात की भी आपने गुफ्तगू सुनी। मुतद्दिद बार हमने नॉमिनेटेड मुलजिमा जो है यानी बच्ची की खाला, उससे रब्ता करने की कोशिश की गई कि बच्ची की वालदा से बात करवा दें, आप हमारे कैमरे पे आके अपना मौक़िफ़ दे दें ताकि दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ जो है वो दिया जा सके, लेकिन वो लेतो लाल से काम करती रही और आपने उनकी ऑडियो भी सुनी। और शाहजी ने जिस तरह फरमाया कि जब तक इसके अंदर स्टेट अपना किरदार अदा नहीं करेगी, ऐसे केसेस में जहाँ पर फैमिलीज़ खुद कत्ल के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं या मुबैना तौर पे उनका किरदार सामने आ रहा होता है, वहाँ पे अगर पुलिस, प्रोसिक्यूशन, स्टेट अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो ऐसे वाक़यात जो हैं वो रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, बल्कि ये सीरीज़ ऑफ ऐसे इंसिडेंट्स और इवेंट जो हैं वो नज़र आते रहेंगे और ऐसे ही बेमौत बहुत सी लाइबा जो हैं वो कत्ल होती रहेंगी। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।